हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो है कंटिन्यूएशन में सेकंड लेक्चर है। क्लियर है। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इकोनॉमी के लेक्चर्स देख रहे हो तो सीरीज़ वाइज जो लेक्चर 1 से लेकर के जो प्लेलिस्ट में है वो उस तरीके से कंटिन्यूएशन में देखें ताकि ताकि इकोनॉमी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। बेसिकली इकोनॉमी के साथ क्या है ना कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड हैं। क्लियर है। और इंटरलिंक होने की वजह से क्या है कि अगर बीच का कोई कॉन्सेप्ट जो ये चेन में ऐसे बना हुआ है सारा कॉन्सेप्ट, अगर बीच का कोई भी कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाता है तो उस केस में ये पूरा का पूरा चेन जो है ये ब्रेक कर जाएगा और फिर आपको आगे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जो फर्स्ट चेन है वहाँ से कंटिन्यू करें, मतलब लेक्चर्स को देखना। क्लियर है। हम लोग अभी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ देखा था मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में। जैसे हमने देखा था आरबीआई के बारे में, आरबीआई का फंक्शन देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखा था, हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में देखा था। फिर हमने आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसका कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने देखा था, जैसे सेक्शन 7, सेक्शन 17, सेक्शन 24। क्लियर है। फिर कुछ टर्म्स हमने देखा था जैसे बॉन्ड, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल, सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में, वो है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से देखा था। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बेस रेट, ये सब कुछ हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। इवन इसका एप्लीकेशन भी हमने काफ़ी अच्छे से देखा था। इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग जो है ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और अभी जो है आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो हमने कल देखे थे उनका हम एप्लीकेशन देखेंगे, एक तरीके से ब्रीफ समरी देखेंगे। क्लियर है। एप्लीकेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि मतलब उसका क्या एक तरीके से मतलब पूरा ओवरऑल समराइज़ करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्म्स हैं जिससे को एग्ज़ाम में अक्सर जो क्वेश्चंस होता है स्टेटमेंट बेस्ड उसमें यूज़ कर लिया जाता है, उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। जैसे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या होता है, मोरल सुएजन क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन क्या है। क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या है, एक्सटर्नल बेंचिंग लेंडिंग रेट क्या होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया, हेलीकॉप्टर मनी हो गया, स्टेरिलाइजेशन, बेसिस पॉइंट्स, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आज। क्लियर है। फिर कोशिश करेंगे अगर हम लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो फिर अपन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखने का कोशिश करेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझेंगे, विलफुल डिफ़ॉल्टर देखेंगे, बैड बैंक क्या होता है। फिर हम लोग लास्ट में मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका मेन जो रोल है, अगर एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका मेन रोल क्या है, मनी सप्लाई जो है इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। और ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि जो इन्फ्लेशन है हमारा, ये इन्फ्लेशन जो है मार्केट में कंट्रोल हो सके। क्लियर है। तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग देखिए अगर सपोज़ कर लो गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के तहत अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। क्लियर है। मनी सप्लाई को कैसे बढ़ा रहा है ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं कि जैसे सपोज़ कर लो जो सीआरआर है, अगर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको अगर बढ़ा देता है तो इसका मतलब क्या है कि बैंक्स को आरबीआई के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो डिपॉजिट करके रखना होगा कैश के फॉर्म में। इसका मतलब बैंक्स के पास पैसा काफ़ी कम होगा। बैंक्स के पास अगर पैसा कम होगा तो बैंक्स जो है फर्दर मार्केट में पैसा भी लोन कम देंगे, मतलब मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो घट जाएगा। मतलब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई जो है वो हमारा घट जाएगा। अगर लोगों के हाथ में मनी सप्लाई घटेगा इसका मतलब क्या है, लोग गुड्स और सर्विसेज का डिमांड्स कम करेंगे। और अगर ऐसा होगा डिमांड घट जाएगा तो फिर प्राइसेस घट जाएगा, और प्राइसेस घटेगा तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ इस तरीके से जो है मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया है और इसी तरीके से सीआरआर के थ्रू जो है मनी सप्लाई को घटाया या बढ़ाया जाता है। अगर सीआरआर को बढ़ाया जाएगा तो मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाएगा। क्लियर है।
सेम डायग्राम जो है, सेम चार्ट जो है वो अपन एसएलआर के लिए भी कर सकते हैं कि अगर एसएलआर बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है कि बैंक को अपने पास जो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में कुछ जो मनी है वो जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, बैंक मार्केट में पैसा कम दे पाएंगे, लोन ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, तो मतलब सेम वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या कि मनी सप्लाई जो है वो घट गया। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये जो एरो है वो पूरा एरो रिवर्स में चलता है, केवल एक जो इंटरेस्ट रेट है वही एक बढ़ेगा। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से देख रखा है। सेम केस वैसे ही है कि अगर आरबीआई सिक्योरिटीज़ बेच देगा, अगर आरबीआई गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेचता है तो वैसे केसेस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट से पैसा जो है वो आरबीआई के पास चला जाएगा और आरबीआई बदले में ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये सब पब्लिक को देगा। और जिसकी वजह से अब लोगों के पास पैसे नहीं है, जो पैसे हैं वो तो ट्रेजरी बिल के फॉर्म में हैं, जिनका लिक्विडिटी जो है वो क्या है, काफ़ी कम है। तो उसकी वजह से क्या है, लोगों के हाथ में जो एक्चुअल मनी है वो मनी कहीं ना कहीं घट जा रहा है। क्लियर है, तो जो मनी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम होगा, तो फिर वही सेम साइकिल बढ़ेगा कि मनी सप्लाई कम है तो लोग गुड्स और सर्विसेज का डिमांड कम करेंगे, प्राइसेस घट जाएगा, इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो जिनको आरबीआई बेचता है, इन सब के तहत आरबीआई जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का कोशिश करता है। ये सारा स्टेप अगर लेगा आरबीआई तो उस केस में इन्फ्लेशन जो है वो घट जाता है। और अगर सिमिलरली अगर ये सारा स्टेप लेगा कि सीआरआर अगर घटा दे रहा है, एसएलआर घटा दे रहा है, जैसे सपोज कर लो रेपो रेट जो है वो बैंक रेपो रेट डिक्रीज़ कर दिया। रेपो रेट अगर डिक्रीज़ कर दिया इसका मतलब क्या है कि बैंक को अब आरबीआई से जो शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा वो काफ़ी सस्ता मिलेगा। अगर बैंक को ही लोन सस्ता मिल रहा है तो बैंक पब्लिक को लोन क्या होगा, वो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे देंगे, मतलब लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। इसका मतलब लोगों के पास जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा इसका मतलब लोग जो है वो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो जो प्राइसेस है, डिमांड बढ़ने की वजह से जो गुड्स और सर्विसेज का प्राइस है वो बढ़ेगा और इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो चीज़ है, जब भी इन्फ्लेशन को बढ़ाना होता है, जब मार्केट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, प्रोडक्शन जनरेट करना होगा, गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाना होगा, गुड्स और सर्विसेज का डिमांड को बढ़ाना होगा, तो वैसे केसेस में आरबीआई जो है वो क्या करेगा, या तो रेपो रेट कम कर देगा, एसएलआर कम करेगा, या फिर सीआरआर कम करेगा, रिवर्स रेपो रेट कम कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो परचेज कर लेगा, और ये साइकिल जो है बिल्कुल ऐसा कंटिन्यू करेगा। तो ये ध्यान में रखना, आरबीआई जो है ये मेथड कब यूज़ करता है, ये मेथड तब यूज़ करेगा, इन्फ्लेशन कब बढ़ाने का आरबीआई कोशिश करेगा, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो या डिफ्लेशन वाला सिचुएशन हो, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सस्ता हो गया है। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसको बढ़ाना हो, तो वैसे केसेस में भी क्या है कि आरबीआई जो है ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज़ करेगा डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब सीआरआर डिक्रीज़ करेगा, एसएलआर डिक्रीज़, ये सब डिक्रीज़ करेगा, और फिर आरबीआई सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा। यहाँ पे ध्यान में रखना, ज़रूरी नहीं कि कोई एक स्टेप आरबीआई लेता है, मल्टीपल स्टेप्स ले सकता है, सारा का सारा स्टेप्स भी ले सकता है, या कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स ले सकता है, ऐसा आरबीआई जो है वो कर सकता है। क्लियर है, वो जैसा उसको आरबीआई को सही लगे उस हिसाब से वो अपना डिसीजन जो है वो लेगा। क्लियर है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा जो है वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आरबीआई वो स्टेप ले रहा है, जैसे सीआरआर एसएलआर घटा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जा रहा है। जब ऐसा स्टेप लेगा तो उस पॉलिसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर आरबीआई ऐसा कोई भी स्टेप लेता है जिसकी वजह से मनी सप्लाई मार्केट में घट जा रहा है, तो वैसे पॉलिसी को, वैसे स्टेप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आरबीआई का कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब लिया जाएगा, इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा हाई है, ताकि उसको रिड्यूस किया जाए। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा,
ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तभी तो मनी सप्लाई यहाँ पे कम हो रहा है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम लोग देखें तो ये क्यों लिया जा रहा है, जब स्लो डाउन का सिचुएशन है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है, डिफ्लेशन वाला कंडीशन है, तब वहाँ पे इन्फ्लेशन लाने के लिए, इन्फ्लेशन को इंड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाया जाएगा। तो ये जो था, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो है, इसका हमने एक बेसिक सिंपल सा रिवीजन देख लिया है और एप्लीकेशन भी देख लिया है। क्लियर है। अब जो है, अब हम लोग कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो अभी अपन देख लेते हैं। एक एक करके सारे टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले जो है वो अपन क्या देख लेते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होता क्या है। जैसे सपोज कर लो क्या है कि जो फॉरेन फंड्स हैं, क्लियर है, ये जो फॉरेन करेंसी है या फॉरेन फंड्स जो है, इसका इन्फ्लो जो है वो इंडियन करेंसी में काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। क्लियर है। अब अगर फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो इंडियन मार्केट में हो रहा है, कि कोई भी रीज़न हो सकता है कि इंडियन मार्केट थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अब क्योंकि फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो हो रहा है इंडियन मार्केट में, तो वैसे केस में अब क्या होगा कि जो रुपी है वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर सकता है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, अब उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए, रुपी अप्रिसिएशन तो एक तरीके से अच्छा चीज़ है, क्लियर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चीज़ों में जो है रुपी को भी मतलब जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। क्लियर है। अभी क्या है, जैसे सपोज कर लो कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत क्या हो जाए कि आरबीआई जो है वो मतलब जो भी फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज के तहत, मतलब जो फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज जो हुआ है, जो फॉरेन करेंसी जो है वो इंडियन मार्केट में जो आया है, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी क्या करेगा, आरबीआई जो है वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लाएगा। इस स्कीम के तहत अब गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब क्या, जैसे हम लोग कल देखे थे ट्रेजरी बिल्स, जिसको टी बिल्स भी बोलते हैं, या फिर हमारा जो है वो बॉन्ड्स हो गया। क्लियर है। ये सारा चीज़ जो है इन सबको बेचना स्टार्ट कर देगा। अभी हम लोग देखें कि अगर ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स वगैरह को बेचता है तो उस केस में क्या देखने को मिलता है कि उस केस में जो मनी सप्लाई है मार्केट में, ये मनी सप्लाई क्या हो गया, घट गया। क्लियर है। एक्चुअली अभी क्या हुआ था कि जब फॉरेन फंड्स का इन्फ्लो हुआ था तो उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट सप्लाई जो है, मार्केट में जो मनी का सप्लाई है, क्योंकि फॉरेन करेंसीज अगर इंडियन मार्केट में आ रहा है तो क्या हो रहा है, मनी सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो उस मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करेगा, जो गवर्नमेंट का जो टी बिल्स है या फिर जो बॉन्ड्स वगैरह है या जो भी गवर्नमेंट का अन्य सिक्योरिटीज़ है, उनको बेचना स्टार्ट करेगा, जिससे वो क्या होगा, वो मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो सकेगा। तो इस इवेंट को जो है मतलब ये जो पॉलिसी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इस स्कीम का खासियत क्या है कि ये जो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया गया है ना, इन सिक्योरिटीज़ को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, उस पैसा को गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो है यूज़ नहीं किया जाएगा, विदाउट यूजिंग देम फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो पैसा से, वो उन सिक्योरिटीज़ को बेचने के बाद जो भी पैसा जनरेट हुआ उसको गवर्नमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दे, तो फिर मनी सप्लाई तो वापस बढ़ जाएगा। होता क्या है कि वो जो भी पैसा आया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने के बाद, उसको एक सेपरेट एमएसएस अकाउंट, जिसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अकाउंट जो बोलते हैं, उसमें रखा जाता है और उसको फिर बाद में यूटिलाइज़ किया जाता है एज़ पर द नीड। तो यहाँ पे बस ध्यान में रखना है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है सिंपल एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत क्या है कि कोई भी अगर फॉरेन फंड्स का इन्फ्लो अगर इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो वैसे टाइम पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो क्या करेगा, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच देगा। क्लियर है। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगा तो उसके बाद जो फंड जनरेट होगा, उस फंड का इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ना करके एक सेपरेट एमएसएस अकाउंट बनाया जाता है और उसमें उस फंड को रखा जाता है, जिसको बाद में गवर्नमेंट जो है वो अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर्स में बाद में खर्च करेगा एज़ पर द नीड। तो ये जो है ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। स्टेबलाइजेशन नाम से ध्यान में रखना कि ये किस लिए है, ये दो चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए। एक तो जो फॉरेन करेंसी का फ्लो होने की वजह से जो रुपी का
जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए, और दूसरा जो इन्फ्लेशन है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए ये जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लाया गया है। क्लियर है? फिर अब जो है वो हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वालिटेटिव क्रेडिट टूल्स, कंट्रोल टूल्स में। देखो अभी जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी टूल देखे थे ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में हम लोग जैसे रेपो रेट देखे, बैंक रेट देखे, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब देख रहे थे। ये सब बेसिकली कर क्या रहा था, ये सब कहीं ना कहीं जो मनी सप्लाई है इसको रेगुलेट कर रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर है? मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था ये। और ये सारा जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, ये तो मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कुछ क्वांटिटीज़ को कम ज़्यादा ऐसा किया गया है। आरबीआई कुछ ऐसा भी पॉलिसीज़ चलाता है जिसके तहत वो जो है वो मनी सप्लाई को मतलब इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करता है, इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करने का कोशिश करता है। वैसे ही कुछ कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे देख लो, सबसे पहला क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है? देखो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल ऐसे समझ लो। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज कर लो क्या है कि मतलब मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड है। अब मुझे पैसे का नीड है, मैं जाऊँगा बैंक के पास। जब मैं बैंक के पास जाऊँगा तो अब मुझे बैंक क्या होगा, बदले में इस 1 ग्राम गोल्ड के बदले में कुछ पैसे देगा, मनी देगा। क्लियर है? ये जो रुपी गवर्नमेंट मुझे देगा वो, जैसे मान लो ये 1 ग्राम गोल्ड का वैल्यू जो है वो अगर 1000 रुपये है। क्लियर है? या मान लो $1000 है। तो अब अगर ये $1000 है और मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, तो अब बैंक जो है वो मुझे वो पूरा $1000 नहीं देता है, ये जो है ये कुछ कम देगा। ये मान लो मुझे कितना दे रहा है, ये मुझे $800 ही दे रहा है। मतलब गोल्ड कितने का है, 1 ग्राम गोल्ड जो है वो मान लो $1000 का है, लेकिन बैंक मुझे कितना दिया है, सिर्फ $800 ही दिया है। तो ये जो 20% का जो मार्जिन है, $200 जो है, ये एक मार्जिन है। अब क्या होगा, अब अगर ये मार्जिन को बहुत कम कर दिया जाए, मतलब अगर मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक के पास अपना $1000 का मतलब 1 ग्राम का गोल्ड जो $1000 का वैल्यू रखता है उसको अगर गिरवी रखता हूँ और बैंक मुझे बदले में $900 देगा, तो मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो भी गोल्ड्स है उस गोल्ड्स को जो है मैं जा करके बैंक में दूँ, और उससे फिर मतलब जो है मैं वहाँ पर गिरवी रख करके फिर वो पैसा ले लूँ और उसका कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ, और फिर जो भी पैसा आएगा उससे फिर मैं फर्दर कुछ भी करूँ। मतलब क्या है कि अगर ये मार्जिन जो है, मार्जिन जितना कम होगा, जैसे यहाँ पे $1000 का जो 1 ग्राम गोल्ड था उसमें मार्जिन, और $900 बैंक मुझे दे रहा, तो मार्जिन कितने का है, मात्र $100 का है। यहाँ पे मार्जिन कितने का है, $200 का है। क्लियर है? अगर मान लो ये $800 नहीं देगा कि $600 देता या $500 देता, तो मार्जिन कितने का होता, 500 का होता। इसका मतलब क्या है कि मार्जिन जितना कम होगा मेरे लिए तो उतना अच्छा है ना, कि मैं बैंक के पास जाऊंगा और अपना गोल्ड वगैरह ये सब रखूंगा और बदले में जो है वो चीज़ डिपॉजिट करके मैं बदले में पैसे ले लूँगा। क्लियर है? तो आरबीआई क्या करता है इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं पैसा मेरे पास, मैं बैंक से जितना ज़्यादा इस तरीके से गिरवी रख करके पैसे लूँगा, मनी सप्लाई तो मार्केट में बढ़ जाएगा ना, और मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब कि अगर ये मार्जिन कम हो तो वैसे केसेस में क्या होगा, मार्जिन अगर कम होगा तो मैं बैंक के पास गिरवी रखने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगेगा ये तो घाटे का सौदा है। क्लियर है? मैं गिरवी रखने नहीं जाऊँगा और बदले में जो है मैं पैसा भी रिटर्न में, मतलब गिरवी रखने नहीं जाऊंगा तो मेरे पास पैसा आएगा नहीं बैंक से, मतलब मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में क्या होगा, थोड़ा कम रहेगा, कंट्रोल रहेगा। तो इस तरीके से ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू क्या करता है कि आरबीआई जो है वो बैंक्स को डायरेक्शन देता है कि मार्जिन जो है वो बढ़ाना है या घटाना है। अगर मार्जिन को बढ़ाया जाएगा तो वैसे में क्या होगा कि लोग जो है वो बैंक्स में कम चीज़ें गिरवी रखेंगे और उनको जो है मार्जिन कम मिलेगा, तो वो जो है मनी सप्लाई घट जाएगा, और सेम चीज़ जो है वो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग सेम ऐसा इस डायग्राम में बोल सकते हैं कि अगर मार्जिन जो है वो बढ़ाया जाए, मार्जिन को अगर डिक्रीज़ कर दिया जाए। क्लियर है? ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, $1000 के बदले मुझे, मतलब $1000 का जो गोल्ड था $1000 का, उसके बदले मुझे $900 मिल रहा है, तो मतलब मार्जिन जो है वो काफ़ी कम है, बस $100 का है। तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, मैं जाके रख दूंगा गिरवी, बदले में बैंक मुझे पैसा देगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, और ये मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से ये सेम चेन ऐसे फॉलो करेगा और इन्फ्लेशन जो है वो हमारा मार्केट में बढ़ेगा।
क्लियर है, ये चीज़ आई होप क्लियर होगा। और वही सेम चीज़ जो है वो मार्जिन को जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा के भी किया जा सकता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है। अगला जो है वो हमारा क्या है, क्रेडिट रैशनिंग। देखो ये क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है, देखो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, जैसे सपोज कर लो जो रियल एस्टेट सेक्टर है, क्लियर है, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये सब कुछ सेक्टर्स ऐसे हो गए जिसमें क्या है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है, पैसा डूबने का चांसेस थोड़ा कम होता है, क्लियर है। बट वही जैसे कुछ सेक्टर हो गया, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, अब ये सेक्टर जो है, या फिर एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर हो गया, ये सब सेक्टर में अगर बैंक लोन देता है तो वैसे में क्या है कि रिटर्न जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं होता है, या मतलब लॉस होने का चांसेस थोड़ा रहता है, क्लियर है। तो इसीलिए आज मतलब बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स तो ऐसा करना चाहेंगे ना कि जो जिस सेक्टर से, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह हो गया, या फिर और भी कोई स्टार्टअप वगैरह वाला सेक्टर हो गया, जिस जगह से उसको बैंक को लग रहा है कि यहाँ से तो प्रॉफिट मैं ज़्यादा जनरेट कर सकता हूँ, तो वो कोशिश करेगा हम इस सेक्टर में लोन दे। बट अगर वैसा करेगा तो फिर उसके बाद बाकी सेक्टर्स के पास तो पैसे आएंगे नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती के लिए किसी को लोन चाहिए तो वो मिलेगा नहीं, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, वो हर एक सेक्टर के लिए जो है एक क्रेडिट लिमिट तय करता है कि यू कैन ओनली लेंड अप टू एक्स अमाउंट टू द रियल एस्टेट सेक्टर दिस ईयर, क्लियर है। कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आरबीआई क्या बोलेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना ही अमाउंट तक आप लोन दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्लियर है। और इससे क्या होगा, जब ऐसा करता है तो आरबीआई ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा लोन ना मिले, ताकि जो बाकी सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब सेक्टर्स को पैसों का कमी ना हो, उनको भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन मिल सके। तो ये जो है ये क्रेडिट रैशनिंग होता है, क्लियर है। फिर अगला होता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। देखो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन होता क्या है, इसको बेसिकली ये जो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन है ना, इसके तहत आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, बेसिकली इंस्टॉलमेंट कंट्रोल करने का कोशिश करता है। जैसे सपोज कर लो इसमें क्या है कि अब अगर मुझे लोन चाहिए, क्लियर है, मुझे लोन कितने का चाहिए, मान लो मुझे 1,000 रुपये का लोन चाहिए। अब अगर ऐसे कर देता हूँ, 1 लाख का लोन चाहिए, क्लियर है, ₹1,00,000। अब अगर 1 लाख का मुझे लोन चाहिए तो बदले में मैं डाउन पेमेंट कुछ करूँगा। डाउन पेमेंट मतलब क्या, कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1 लाख का बाइक खरीद रहा हूँ तो पूरा का पूरा बाइक जो है वो लोन ही पे ले रहा हूँ। मुझे कुछ पैसे जो है मान लो 10,000 20,000 ऐसे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो मैं 20,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट किया, तो अब जब डाउन पेमेंट किया तो 1 लाख का जो बाइक था उस पर अब मेरा लोन कितने का हुआ, 80,000 का हुआ, क्लियर है। मतलब अब मेरा जो ये लोन है वो कितने का है, 80,000 का है। अगर आरबीआई जो है वो ये बोल दे कि नहीं, ये 1 लाख रुपए पे जो मैंने डाउन पेमेंट 20% का किया है, ये डाउन पेमेंट मुझे 40% का करना होगा। इसका मतलब क्या कि अगर मैं 1 लाख का बैंक से बाइक, मतलब 1 लाख का अगर बाइक खरीदना चाह रहा हूँ और उसके लिए अगर मतलब मुझे बैंक से लोन लेने का ज़रूरत पड़े, तो मैं केवल 20,000 कंपनी को दे करके 80,000 का लोन नहीं लूँगा। मुझे कितना करना पड़ेगा, 40,000, क्योंकि आरबीआई क्या बोल दिया, डाउन पेमेंट कितना पड़ेगा, देना पड़ेगा 40% देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना देना पड़ जाता, 20% देना पड़ जाता। इसका मतलब मुझे कंपनी को 40,000 देना होगा और मैं लोन कितने का लूँगा, 60,000 का लूँगा। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, ये तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है ना, यहाँ पे बाइक खरीदना या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो डाउन पेमेंट करना होगा वो काम करना तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि मुझे इनिशियल पेमेंट यहाँ पे ज़्यादा करना है, क्लियर है। तो वैसे केस में क्या होगा कि मैं कोशिश करूँगा अवॉइड करने का बाइक खरीदने का। क्यों, क्योंकि इनिशियल पेमेंट ही बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर 10 लाख का मुझे कार खरीदना और अगर मुझे 5 लाख डाउन पेमेंट ही करना पड़ जाए तो मैं अवॉइड करूँगा बाइक खरीदने का। लेकिन अगर मुझे 10 लाख का कार खरीदना है और डाउन पेमेंट जो है वो मात्र 1.5 लाख या 2 लाख का करना है, तो मुझे लगेगा 1.5-2 लाख तो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ, बाकी धीरे धीरे मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूँगा, क्लियर है। तो आरबीआई क्या करता है, इस तरीके से जो डाउन पेमेंट है उसको बढ़ा घटा करके कि कितना परसेंटेज आपको डाउन पेमेंट करना होगा, उसको बढ़ा घटा करके भी जो मनी सप्लाई है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर डाउन पेमेंट का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगा तो वैसे केसेस में मैं लोन ज़्यादा लूँगा तो मेरे पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, मतलब मार्केट के पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगा।
मार्केट के पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्लियर है? तो बिल्कुल वो वैसे ही चलता है कि डाउन पेमेंट के थ्रू किया जाता है या फिर इंस्टॉलमेंट का पीरियड भी बढ़ा घटा दिया जाता है। जैसे सपोज़ कर लो कि ये जो 60,000 का जो लोन मुझे पे करना है, इसका इंस्टॉलमेंट जो है वो जनरली क्या था कि हर महीने मतलब मान लो मुझे 2,000 रुपये देना है। क्लियर है? हर महीने अगर मुझे 2,000 देना है, अब ये इंस्टॉलमेंट पीरियड जो है ये मंथली था कि हर मंथ में 2,000 देना है। अब अगर ये बोल दे कि नहीं हर 15 दिन में 2,000 देना है, तो ये तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना कि इंस्टॉलमेंट पीरियड को यहाँ पे क्या किया, कम कर दिया। तो इस तरीके से अब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पीरियड कम हो गया तो मैं फिर से बैंक से लोन लेना अवॉइड करने का कोशिश करूँगा। तो यही चीज़ होता है कि इंस्टॉलमेंट पीरियड को ज़्यादा कर करके या फिर कम करके ये जो है मतलब आरबीआई कहीं न कहीं जो है वो लोन जो है वो मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का कोशिश करता है। क्लियर है? फिर एक और टर्म आता है मोरल सुएजन। देखो ये मोरल सुएजन क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है। सिंपल जो इन्फ्लुएंसिंग का काम होता है ना, जैसे सोशल इन्फ्लुएंसर वगैरह हो गया, क्लियर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसे वो क्या करते हैं, उनका कोई अगर स्टेटमेंट है तो फिर वो स्टेटमेंट का क्या रहता है, वैल्यू रहता है मार्केट में। क्लियर है? जैसे अगर सपोज कर लो MS धोनी हो गया या फिर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, ये सब कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इन स्टेटमेंट्स का क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे काम कौन करेगा, आरबीआई का गवर्नर करेगा। कि आरबीआई का गवर्नर जो है मोरल सुएजन के थ्रू क्या करता है कि ऐसे पब्लिक में कोई इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में वो जो है नॉर्मली ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि देखो अभी जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसे केस में वो बोल देगा कि देखो अभी जो है वो लोन लेना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। क्लियर है? थोड़ा लोन कम लो, मतलब इस टाइप का वो स्टेटमेंट दे देगा। या बैंक्स को बोलेगा कि अभी थोड़ा लोन नहीं देना चाहिए, मार्केट जो है वो मतलब थोड़ा ख़राब सिचुएशन में है, मतलब कुछ भी ऐसा। आरबीआई जो है वो बेसिकली स्टेटमेंट्स के थ्रू मतलब बैंक्स को और लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर का जो बात है लोग सुनते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मतलब क्या है कि डायरेक्टली कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दे रहा है, बस लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है। अब काइंड ऑफ हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेंडली प्रेशर। क्लियर है? कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फ्रेंडली प्रेशर देने का कोशिश किया जा रहा है। क्लियर है? फ्रेंडली तौर पे प्रेशर देने की कोशिश किया जा रहा है। फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा एक होता है डायरेक्ट एक्शन। देखो ये डायरेक्ट एक्शन क्या है हमारा, इस डायरेक्ट एक्शन के तहत क्या है कि अगर सपोज कर लो कि बैंक जो है वो आरबीआई के गवर्नर का जो एडवाइस है उन एडवाइस को नहीं मानता है, तो वैसे केसेस में आरबीआई जो है वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है और उसी एक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब क्या, आरबीआई जो है उन बैंक्स पे थोड़ा फाइन हैवी लगाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैंक को जो है पैसा लोन देने से मना कर देगा। क्लियर है? या फिर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम केस में अगर बैंक जा कर के नियम कानून का बिल्कुल उल्लंघन करता है, तो वैसे केस में बैंक जो है वो आरबीआई जो है वो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। क्लियर है? तो ये जो है ये हमारा डायरेक्ट एक्शन था। क्लियर है? फिर अब हम लोग देखते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, जिसको शॉर्ट में हम लोग MCLRB बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। देखो इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ कि अभी क्या है कि बैंक, कोई भी बैंक जो है वो कितना इंटरेस्ट रेट पे, बैंक करता क्या है, पब्लिक जो है वो हम लोग इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, ये जो पब्लिक है ये क्या कर रहे हैं, इस बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है और फिर ये बैंक जो है उस पैसा को, डिपॉजिटेड मनी को क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। क्लियर है? फर्म्स को या फिर इंडिविजुअल्स को, कंपनीज़ को, पीपल को, जो भी है इन सबको लोन दे रहा है। तो अब इस तरीके से बैंक कमाता है। क्लियर है? आरबीआई जो है वो बीच में अब क्या कर रहा है, इस बैंक का स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कि कितना रेपो रेट होना चाहिए, कितना CRR होना चाहिए, SLR होना चाहिए, उस हिसाब से बैंक जो है वो मतलब काम करे। अब क्या है, बैंक का खुद का तो कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होगा ना। जैसे सपोज कर लो बैंक इंटरेस्ट रेट कितना रखेगा, अगर सपोज कर लो बैंक के पास स्टाफ बहुत ज़्यादा है या फिर बैंक जो है किसी एकदम मेट्रो सिटीज़ वगैरह में वर्क कर रहा है और उस जगह पे वो जो लैंड एक्वायर किया हुआ है या जो रेंट दे रहा है उस लैंड पे, वो रेंट जो है वो क्या है, ये रेंट बहुत हाई है, तो वैसे केसेस में अब बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट तो बढ़ गया। अब क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में जो स्टाफ्स हैं उन स्टाफ्स का सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ रहा है,
मतलब अगर सपोज़ कर लो बैंक्स का ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा, ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब जो भी उसको काम करने में जो खर्च आ रहा है, वो खर्च अगर बहुत ज़्यादा, तो बैंक डेफ़िनेटली तौर पे वो क्या करेगा, वो जो है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखेगा। क्लियर है? तो सेम वही चीज़ है कि ये MCLR जो है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट जो है, ये क्या करता है, ये इंटरनल यार्डस्टिक को कैलकुलेट करता है। क्लियर है? इंटरनल यार्डस्टिक मतलब क्या, कि जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है उन ऑपरेशनल कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो रखेगा। अब ये ऑब्वियस सा बात है, ये जो क्योंकि इंटरनल मतलब किसी भी बैंक का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो वैरी करेगा। SBI का ऑपरेशनल कॉस्ट अलग हो सकता है, येस बैंक का अलग हो सकता है, HDFC का अलग हो सकता है। तो क्योंकि हर बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट अलग होगा, तो इसीलिए क्या है, ये बैंक टू बैंक वैरी करता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। MCLI को अगर शॉर्ट में बोला जाए तो बिल्कुल एक तरीके से ये इंटरेस्ट रेट जो है वो मतलब इंटरेस्ट रेट कितना होगा बैंक, ये डिटरमाइन करने का एक तरीका है बेस्ड ऑन इंटरनल यार्डस्टिक, जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह इंक्लूड होता है। और वही इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल यार्डस्टिक होगा। और ये एक्सटर्नल यार्डस्टिक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हमारा रेपो रेट आ जाएगा। क्लियर है? रेपो रेट हो गया जो RBI तय कर रहा है, या फिर CRR हो गया, SLR हो गया, ये सब जो भी एक्सटर्नल यार्डस्टिक हैं, इनके बेसिस पे बैंक जो है वो क्या डिसाइड कर रहा है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहा है। क्लियर है? एक चीज़ ध्यान में रखना, RBI कोई भी बैंक जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है ना, उसमें क्या होता है कि इंटरनल यार्डस्टिक और एक्सटर्नल यार्डस्टिक दोनों का इंक्लूजन होता है। ऐसा नहीं कि केवल पूरा का पूरा वो रेपो रेट के हिसाब से चलता है या पूरा का पूरा जो है वो इंटरनल यार्डस्टिक के हिसाब से चलता है, उसमें दोनों चीज़ इंक्लूडेड होता है। क्लियर है? तो ये जो है ये ध्यान में रखना है। फिर आगे अब हम लोग आ जाते हैं एक बार बेसिस पॉइंट पे, कि बेसिस पॉइंट हमारा क्या होता है। क्लियर है? अक्सर जो न्यूज़पेपर में अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि बेसिस पॉइंट ये सब बोला जाता होगा कि RBI जो है CRR 100 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया, या 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया, या रेपो रेट जो है वो 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, CRR 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। इस टाइप का जो न्यूज़ में अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो अक्सर ये लिखा हुआ न्यूज़ में आता है। देखो बेसिस पॉइंट जो है ना, बेसिस पॉइंट कुछ नहीं होता, मतलब ये सिंपल एक बस मेजर करने का तरीका है। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। अगर मैं बोलूँ जो CRR है वो 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, इसका मतलब क्या, 1% से बढ़ गया। और 1% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। याद है हमने देखा था कि अगर 1% CRR को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है वो लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास मतलब इनफ्लो हो सकता है या आउटफ्लो हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इतना बड़ा अमाउंट तो RBI बहुत रेयर है कि मतलब 1% से CRR को बढ़ा दे या घटा दे। क्लियर है? तो ये बहुत ही छोटे परसेंटेज से बढ़ाता है, मतलब 0.05% से बढ़ा रहा है या 0.20% से बढ़ा रहा है। क्लियर है? तो ये इतना कम जो लिखते, इसको बस मेजर करने, इसको बस लिखने का तरीका है कि अगर 0.25% से बढ़ा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं 25 बेसिस पॉइंट। अगर 0.05% से बढ़ा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 बेसिस पॉइंट। क्लियर है? ये बस बोलने का तरीका है। 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर आ जाओ, एक है हमारा लोन टू वैल्यू रेशियो। इसके थ्रू भी RBI जो है वो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई वगैरह जो है वो कंट्रोल करने का कोशिश करता है। देख लेते ये मनी सप्लाई लोन टू वैल्यू रेशियो के तहत कैसे कंट्रोल करता है। देखो होता क्या है, जैसे सपोज कर लो अगर मुझे कोई घर खरीदना है, क्लियर है, जिसका उस घर खरीदने कोई घर खरीदना है जिसका दाम कितना है, 1 करोड़ रुपीज़ दाम है, और मेरे पास डाउन पेमेंट में कितना है, 20 लाख रुपए है। अब अगर मेरे पास 20 लाख रुपए है और मुझे घर खरीदना है 1 करोड़ का, तो अब क्या होगा, मुझे 80 लाख रुपए का लोन लेना होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो टोटल लोन अमाउंट जो है, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 1 करोड़ रुपीज़ है। क्लियर है? और लोन अमाउंट मुझे कितना लेना है, 80 लाख का लेना है। क्यों? क्योंकि 20 लाख तो मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा, तो मुझे 80 लाख का जो है ये डाउन पेमेंट करना है।
इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है लोन टू वैल्यू रेशियो आ जाता है कि कितना लोन अमाउंट हम ले रहे हैं और प्रॉपर्टी का कितना ज़्यादा वैल्यू है, इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये इंटू 100 करें तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 80%। क्लियर है कि लोन टू वैल्यू रेशियो हमारा कितना आ गया, 80% आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लोन टू वैल्यू रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बैंक के लिए तो अच्छा है, सॉरी, ये लोन टू जो प्रॉपर्टी रेशियो है, ये मतलब जितना ज़्यादा होगा, अगर सपोज़ कर लो ये 80 लाख हो जाए, इसका मतलब क्या, 80 लाख का लोन ले रहे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए। अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बैंक को क्या है, उसके लिए थोड़ा रिस्कियर होगा ना। बैंक क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान डाउन पेमेंट कर दे और उसको कम से कम लोन देना पड़े। क्लियर है। तो ये जो है मतलब ये क्या है, बैंक्स जो हैं वो कोशिश करते हैं क्या कि ये जो लोन टू प्रॉपर्टी रेशियो है, लोन अमाउंट टू प्रॉपर्टी जो वैल्यू है, लोन टू वैल्यू रेशियो जो है ये हमारा कम से कम हो। 80% ये काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर है। अगर आरबीआई ऐसा लिमिट सेट कर देता है कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो मतलब 75% होगा, इसका मतलब क्या है कि हमको जो है 25% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर 25% डाउन पेमेंट करना होगा तो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मुझे सिर्फ 20 लाख बैंक को देना था 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए और डाउन पेमेंट के रूप में। अब मुझे कितना देना है, 25 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट करना है और 75 लाख रुपीज़ का लोन लेना है। मतलब अब मुझे लोन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। मतलब अगर लोन कम मिलेगा मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। तो ये जो लोन टू वैल्यू रेशियो है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है जिससे आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को घटाता या बढ़ाता है। क्लियर है। तो ये चीज़ बस ध्यान में रखना है। फिर देखो हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, ये सारे कुछ टर्म्स है जिसको अभी हम लोग देख ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर मनी हमारा क्या है, हेलीकॉप्टर मनी जो है ना ये मतलब बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल सिचुएशन है, एक इमेजिनरी टाइप सिचुएशन है। ऐसा जनरली होता नहीं है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें अगर बैंक ऐसा कर दे तो। क्लियर है। देखो क्या है कि जैसे सपोज कर लो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो क्या कर रहा है, वो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा है कि सीधा ही सीधा मनी सप्लाई बढ़ाना है तो अब वो इतना क्यों तामझाम करे, वो आरबीआई क्या कर रहा है, सीधा करेंसीज को बहुत ज़्यादा प्रिंट करना स्टार्ट कर दे रहा है। क्लियर है। करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा जिससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई तो अपने आप बढ़ जाएगा। क्लियर है। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर बाकी हम लोग देखेंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा डिमांड जनरेट करेंगे, ज़्यादा हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब कुछ होगा जिससे हमारा क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन होगा, लोगों का इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है। ये सारा चीज़ मतलब कहीं ना कहीं तो अच्छा चीज़ होगा सब कुछ। तो आरबीआई जो है सीधा करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, बट ये कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि अगर करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, करेंसी का जो परचेसिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा, इन्फ्लेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। क्लियर है। इवन जो हमारा एक्सचेंज रेशियो है, जैसे $1 इक्वल टू अभी 90 रुपीज़ के आसपास जो है, ये एक्सचेंज रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई एक्सचेंज रेशियो होने की वजह से क्या होगा कि हम जो ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल वगैरह ये सब, ये हमारा इंपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा। मतलब हम लोग शायद हो सकता है वैसे कंडीशन में ऑयल ख़रीद भी ना पाए, इतना महंगा हो जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए ये जो है ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि ऐसा आरबीआई जो एकदम बिल्कुल जब कोई ऑप्शन ना बचा रहे तब शायद सोचेगा कि ऐसा करे, बट शायद ये कभी करने का आरबीआई ऐसा सोचेगा नहीं। क्लियर है। तो ये जो है ऐसे टाइम पे जो हेलीकॉप्टर मनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी। मतलब वैसा मनी जो आरबीआई जो है वो प्रिंट कर रहा है, मार्केट में डाल रहा है ताकि मतलब वो जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ा सके। क्लियर है। तो ये चीज़ बस ध्यान में रखना है। फिर अब देख लो, अब हम लोग आगे जो है वो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो है हमारा